everyone, welcome to World Student Scope. So here I am your English educator and today we are going to start our chapter 4th of class 6 from our supplementary book A Pact with the Sun. So our name of the chapter is The Old Clock Shop. This whole story is based on this old clock shop. It's Christmas Eve and closing time for shops. अब ये क्रिसमस ईव की बात है. क्रिसमस ईव जैसे वन डे प्रायर टू द क्रिसमस, तो क्रिसमस ईव की बात है और ऑलमोस्ट मीन्स की टाइम हो गया था जो शॉप्स हैं उसको बंद करने का. ठीक है. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. जो बाकी थे वो अपनी शॉप्स जो हैं वो कुछ कुछ बंद करके जा रहे थे, बट जो रेस की जो ओल्ड क्लॉक शॉप थी इट वॉज स्टिल open. Two shoppers call at this late hour. तो वहाँ पे दो जो है वो शॉपर्स आते हैं. Let's find out क्या होता है इस स्टोरी में. Christmas Eve had arrived. As last minute shoppers were going home. अब जो क्रिसमस ईव थी, फाइनली जो क्रिसमस ईव थी वो आ चुकी थी और जो शॉपर्स थे वो अपने अपने घरों में वापस जा रहे थे अपनी शॉप को बंद करके. दे वर गोइंग होम. ऑलमोस्ट ऑल द शॉपर्स. अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए. तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये कहाँ की बात है, यूएसए की. और कौन सी प्लेस की बात है, सॉल्ट लेक सिटी की यहाँ पे बात हो रही है जो कि यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो वहाँ पे बहुत ठंड होती है. तो क्या कह रहे हैं कि एक बहुत थिक जो है, बहुत मोटी जो है वाइट कलर की शीट किसको बोल रहे हैं, वहाँ पे बहुत जो है स्नोफॉल हो रही होती है, बहुत बर्फबारी हो रही होती है, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि ऑलमोस्ट जो सारे शॉपकीपर्स थे अपनी शॉप्स को क्लोज करके दे ऑल वर गोइंग टू देयर होम. एंड yet the lights were still burning in the old clock shop. लेकिन जो लाइट्स थी वो अभी भी जल रही थी. कहाँ पे, जो रे की है ओल्ड क्लॉक शॉप पे. सो एज रे इज द नेम ऑफ अ पर्सन. इट्स ओल्ड डेफ ऑनर. अब वो जो रे है वो क्या है, वो बहुत मीन्स थोड़ा ओल्ड एज हो गया है और वो डेफ ऑनर है. Worked on a clock he had sold that day. तो जो क्लॉक उसने उसको उसी दिन अभी सोल्ड आउट की होती है, उसी पे वो जो रे है वो क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है. Alright, having finished his work, Ray stood up. जैसे ही जो रे होता है उसका जब काम खत्म हो जाता है तो क्या करता है, वहां से खड़े हो जाता है रे. And was on his way to the back room. तो वो कहाँ जा रहा होता है, to his back room. When a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. इसका मतलब क्या होता है, जैसे वो जाने लगता है उसको ऐसा लगता है कि कोई आ गया है. He turned to meet a last minute shopper. तो वो जब वो जा रहा होता है अपने जो बैक होम है वहाँ पे जा रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि कोई आ गया है. जैसे ही वो टर्न करता है कि जो लास्ट मिनट में कौन सा कोई जो शॉपर है, कोई कस्टमर है, कौन सा कस्टमर आया है, तो वो देखने के लिए टर्न होता है. बट हिज ओल्ड वाइज आइज, जो उसकी ओल्ड वाइज आइज होती हैं, टू टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर. तो जैसे एज कि वो बड़ा एक्सपीरियंस्ड होता है अपनी लाइफ में, तो जैसे वो टर्न करता है और उस पर्सन को देखता है, सडनली इमीडिएटली ही कम्स टू नो दैट ही इज नॉट अ शॉपर, कि वो शॉपर नहीं है. ही सॉ टू मैन. तो वहाँ पे उसको दो मैन दिखते हैं. वन इन हिज 20s. जो एक होता है उसकी एज जो होती है 20s में होती है, और जो दूसरा है उसके अदर क्लोज टू 50s, वो 50 के अराउंड होता है, और जो यंगर वन होता है उसकी जो एज है वो 20s में होती है ऑलमोस्ट. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर. अब जो यंगर मैन है जिसकी एज जो है वो 20s में है, वो वहीं पे खड़ा हो गया. कहाँ पे, डोर के पास ही खड़ा हो गया.
तो कुछ ना कुछ वो जो ओल्ड वाइज मैन था उसको कुछ इंट्यूशंस हो गई कि ये शॉपर नहीं है, ही इज़ नॉट हेयर टू बाय एनीथिंग, बट उसको कुछ कुछ और इंट्यूशंस हो रही थी कि ये इसलिए नहीं आया है, कुछ मीन्स बाय नहीं करने आया, किसी और काम के लिए आया है। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड द काउंटर, अब जो यंगर था वो तो वहीं पे खड़ा हो गया नियर द डोर, और जो ओल्डर वन था वो क्या करता है, जो एल्डर था, अप्रोच्ड द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आईज, तो वो क्या करता है, वो आता है काउंटर के पास आता है, he approached the counter with no sign of friendliness, no sign of friendliness का क्या मतलब होता है कि जैसे वो काउंटर के पास आता है कुछ फ्रेंडलीनेस नहीं होती है, जैसे हम किसी को देखते हैं तो मीन्स जैसे कोई बात एक स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो जो था पर्सन वो थोड़ा सा र्यूड था, थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा हार्श सा लग रहा था। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, तो जैसे वो उसको देखता है हमें इमीडिएटली पता चल जाता है, अगर कोई कस्टमर आता है शॉप पे तो हम तब भी पहचान लेते हैं, अगर कोई रॉब करने के लिए आएगा तब भी हम उसको कुछ ना कुछ पहचान लेंगे। वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज इवन टू रॉब ऑल्सो। हाँ, okay, Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. अब जो रे होता है वो जो अपना गुस्सा जो होता है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है। He was able to hide his fear also. उसको थोड़ा डर भी होता है, तो क्या करता है, Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed, तो वो क्या करता है, धीरे से जो नोटपैड होता है लिखने वाला उसको धीरे से पुश करता है और एक पेंसिल जो है उसको पुश करता है नी अक्रॉस द काउंटर। तो मीन्स अगर उसने वो नोटपैड और वो जो पेंसिल है उसको पुश किया था काउंटर पे, तो वो इसीलिए किया होगा सो दैट ही विल राइट समथिंग ऑन दैट नोटपैड। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, अब जो रे है उन्होंने क्या किया, स्टिल अब एज कि उनमें जो गुस्सा था और डर था वो देखने को मिल रहा था, बट स्टिल उन्होंने एक अनफ्रेंडली फेस को भी स्माइल किया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज्ड द मैन्स फेस, अब जो उसकी एक जो देखने का नज़रिया था, एक क्विक लुक थी सरप्राइज की, उसने जो मैन का फेस था जो कि वहाँ पे आया था, जिसका जो अनफ्रेंडलीनेस जो है, एक साइन ऑफ अनफ्रेंडलीनेस जो शो कर रहा था, उसने चेंज कर दिया उस जो मैन था उसके फेस को, उसके फेस एक्सप्रेशंस को। एज ही स्टडीड द नोटपैड, जैसे वो नोटपैड को देखता है नोटपैड पे क्या लिखा हुआ है, हिज दैट मैन फेस हैज बीन चेंज, तो वो चेंज हो जाता है। Then turned and said something to his friend, तो जैसे वो नोटपैड को देखता है कि something is written there on the notepad, he suddenly turned out his face and उसको अपने जो फ्रेंड होता है उसको कुछ बताता है। Ray used the chance to look closely at the man, अब जो रे है वो चांस जो है वो देख रहा होता है to look at closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket, तो वहाँ क्या होता है, वो एक जो गन होती है which was kept on the pocket of that man, तो वो उस गन को भी देखता है तो उसको यहाँ से समझ आता है कि वो कोई शॉप कोई कस्टमर कोई क्लाइंट नहीं है, कि वो उसकी जो दुकान है उसको जैसे रॉब करने के लिए आए हैं। टू द शेप ऑफ अ गन एंड रेस्टलेस हैंड, एक जो उसका रेस्टलेस हैंड होता है इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, अब जो वहाँ रे होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो उसको भी थोड़ा कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वो उसको उस सिचुएशन को संभालना होता है। तो वो जो इसकी इनर वॉइस आ रही होती है जो उसको ये कह रही होती है कि बी स्टिल, कि अभी रुक जाओ, बिकॉज अगर इमीडिएटली ऐसा कुछ हो जाए कि शॉपकीपर पे कुछ ऐसे रॉबर्स आ जाएं तो हम इमीडिएटली कुछ भी ऐसे गुस्सा अगर शो कर देंगे तो इट मीन्स कि हम उसको एटलीस्ट एक चांस तो देख सकते हैं ताकि वो जो अनफ्रेंडलीनेस का साइन था वो कहीं ना कहीं उसको कुछ टर्न कर दे, कुछ चेंज आ जाए इसमें। He wrote on the notepad, अब वो नोटपैड पे क्या लिखता है कि मे आई हेल्प यू,
सो वो लिख रहा है कि मे आई हेल्प यू। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन looked directly at Ray and smiled. A cruel mocking smile होती है जैसे वो उसको बोलता है कि may I help you, तो वो जो उसने नोटपैड पे लिखा होता है कि may I help you, जो फर्स्ट टाइम वो जो ओल्डर मैन होता है वो एकदम जो रे है उसमें उसको देखता है और थोड़ी सी स्माइल पास करता है ताकि वो जो है जो दुकान है उसको लूटने के लिए आए थे, बट स्टिल वो जो शॉपकीपर था, वो जो ऑनर था शॉप का, स्टिल वो इतना काइंड है, इतना हम्बल है। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, तो कहीं ना कहीं वो दोनों समझ चुके थे कि वो वहां पे क्यों आया है। तो वो उसको पूछता है कि मे आई हेल्प यू। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, अब जो रे है उसको तो क्लियरली समझ आ गया है कि वो यहाँ पे शॉप पे क्या करने आए हैं। तो क्या करता है वो, जो उसका जो फ्रेंड होता है जो 20s में होता है, 20s एज में होता है, तो वो क्या करता है, ही वो स्टिल रिमेन्ड एट द डोर, तो वो डोर के पास ही अभी खड़ा है। तो वो दोनों कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि वो क्या करने आया है। They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. तो वो कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते थे कि जिसके लिए वो बाद में सॉरी फील करें या फिर बाद में उनको किसी चीज़ का रिग्रेट हो। रे knows that his visitors are in need. अब जो रे था, he was such a kind person, so he knows very well that his visitors might need some kind of help. तो उसको ऐसा लगता है कि जो उसके विजिटर है उसको कहीं ना कहीं कुछ हेल्प की ज़रूरत है। अगर वो उस टाइम रिएक्ट कर देता तो वो क्या करते, वो उसका नुकसान हो जाता। जो ऑनर है वो कहीं ना कहीं कुछ पैसे लेकर चले जाते, कुछ जैसे क्लॉक हो गई, वॉल क्लॉक हो गई, रिस्ट वॉच हो गई, तो कुछ ना कुछ वो लेकर चले जाते, उसमें उसका लॉस था। तो उसने क्या किया, बहुत कामली, बहुत पेशेंसली उसने रिएक्ट किया। He accepts an old watch in exchange for a good sum of money. तो उसने क्या किया, उसको एक्सचेंज कर दिया, अपनी वॉच उसने उसको दे दी और उसको कुछ पैसे मिल गए उसके बदले में, in exchange for some of money. The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clock chime Merry Christmas. Okay, what happened next is The clock ticked on. अब जो क्लॉक है वो टिक टिक करती है, तो वो जो क्लॉक शॉप है वहाँ पे वो इट्स कंटिन्यूसली टिक्ड ऑन। रे कामली रोट अनदर मैसेज। अब जो रे है, पहले उसने ये बोला था कि मे आई हेल्प यू, अनदर मैसेज उसने क्या लिखा वहाँ पे, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। अब उसको पता तो था वो कौन है, लेकिन स्टिल उसने थोड़ा सा कामली, थोड़ा पीसफुली उस चीज़ को थोड़ा हैंडल करने की कोशिश की। और सेकंड मैसेज जो उसने अपने नोटपैड में लिखा था, इट वॉज हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, कि क्या तुम यहाँ पे कोई क्लॉक या फिर वॉच को पिक करने के लिए आए हो, कुछ बाय करने के लिए यहाँ पे आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड filled with hanging clocks and pocket watches. उसके बाद क्या होता है, वो कहाँ पे पॉइंट आउट करता है, कहाँ पे वो जो है इशारा कर रहा है, लॉन बोर्ड पे कर रहा है, विच वॉज फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स और पॉकेट वॉच से जो भरा पड़ा था। क्या, लॉन बोर्ड। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर। पॉन ब्रोकर क्या होता है, पर्सन हु लेंड्स मनी एट इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ एन आर्टिकल पॉन्ड, कि मतलब जैसे वॉच है, तो वॉच अगर मैं आपकी वॉच रख लूँ और उसके एक्सचेंज में आपको कुछ सम ऑफ मनी दे दूँ, कुछ पैसे दे दूँ, उसको बोलते हैं पॉन ब्रोकर। सो ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम ही कुडंट से नो टू द नीडी पीपल। ऐसे कि वो पॉन ब्रोकर नहीं था। पॉन ब्रोकर क्या, जो पर्सन होता है जो लैंड करता है मनी, इंटरेस्ट पे लैंड करता है ऑन द सिक्योरिटी, एक जो आर्टिकल, कोई भी अगर आपकी चीज़ है उसकी सिक्योरिटी पे। बट ऑन द अदर हैंड ही ऑल्सो कांट से नो टू दैट नीडी पीपल। अब दूसरी जगह सेम टाइम पे वो उनको नो भी नहीं बोल सकता था, वो जो नीडी पीपल थे, हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, ही लॉन्ट मोर देन ही शुड।
दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक, तो वो वहाँ पे होनी चाहिए जब वो ऑनर्स हैं जो उसने बाकियों को दी थी, कुछ आर्टिकल्स जो हैं कुछ रख के, कुछ सम ऑफ मनी जो उसने ऑफर की हुई थी बाकियों को, तो वो जो उसकी जो आर्टिकल है वो वहाँ पे होना चाहिए जब भी वो उसको वापस लेने के लिए आएंगे। When the owners wanted them back at the same price he had paid, और उनको सेम प्राइस पे ही चाहिए जितने प्राइस पे उन्होंने उसको पे किया था। With no interest, then the older man seemed to feel a little easier. अब जो वो ओल्डर मैन था, इट वॉज सीम टू फील अ लिटिल ईजियर, अब वो थोड़ा ईजियर थोड़ा सा ठीक लग रहा था। took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. अब वो क्या करता है, अपने जो हैंड है वो पॉकेट से बाहर निकालता है एंड क्विकली लुक डाउन ऑन द वॉच ऑन हिज रिस्ट, अपने जो वॉच है उसको देखता है जो उसने रिस्ट पे बांधी होती है। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, अब जब वो थोड़ा सा मीन्स थोड़ा फ्रेंडली हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है, तो क्या करता है वो अपनी पॉकेट से हाथ निकाल कर अपनी ही जस्ट इमीडिएटली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, जो उसने अपनी रिस्ट पे वॉच बांधी होती है तो उसको वो देखता है इमीडिएटली। तो वो उसको क्या पूछता है रे को, आफ्टर दैट ही आस्क्ड फ्रॉम रे दैट हाउ मच यू विल गिव मी फॉर दिस, इस वॉच के तुम मुझे कितने पैसे दोगे, अगर ये आर्टिकल है मेरा, अगर मेरा जैसे ये वॉच है तो इस वॉच के लिए तुम मुझे कितने पैसे दे सकते हो, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस। द मैन रोट, तो जो मैन था उसने ये लिखा। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, तो जैसे वो देखता है कि जो रे है ही इज सो हम्बल, ही इज सो काइंड, तो क्या करता है उसकी जो आंखें हैं उसमें थोड़ी सी शेम जो उसको दिखती है, उसकी जो ग्रे आइज होती है उसमें उसको रे को कुछ थोड़ी सी जो लिटिल शेम है उसको नोटिस करता है। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड वॉज येट हैड ग्रेट पावर्स, अब जो वॉच थी अब उसका ये था कि वो जो वॉच उसको दिख रही थी जो उस ओल्ड मैन के रिस्ट पे थी, इट वॉज नथिंग स्पेशल, वो कुछ स्पेशल वॉच नहीं थी, ना ही वो कोई कॉस्टली वॉच थी, इट वॉज वेरी चीप and yet had great powers. It was something to exchange, a way out of a bad situation. लेकिन कि वो जो वॉच थी वो एक्सपेंसिव नहीं थी, वो जो वॉच थी उसमें कुछ स्पेशल नहीं था, बट स्टिल इट हैड ग्रेट पावर्स। कैसे उसमें ग्रेट पावर्स थी, दैट इट विल हेल्प आउट टू गेट आउट ऑफ दैट बैड सिचुएशन, उस बैड सिचुएशन से बाहर आने के लिए वो उसकी हेल्प कर सकती थी, इसलिए उसको बोला गया है दैट इट हैड ग्रेट पावर्स, कि उसमें फिर भी बहुत ज़्यादा ग्रेट जो है वो पावर्स थी उसमें। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, एट लीस्ट दैट पर्सन हैड समथिंग टू एक्सचेंज, उसके पास एटलीस्ट कुछ तो था जो वो एक्सचेंज में दे सकता था। अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, वो ही एक बैड सिचुएशन का एक वे आउट था, एक रास्ता था उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked. Okay, अब कहीं ना कहीं उसको ये भी पता होता है कि जो वो विजिटर है, he is in a need, उसको कहीं कुछ ज़रूरत में है, उसको he wants something, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ज़रूरत है। Knowing that great need had bought the man, और उसी नीड की वजह से, उसी अपनी ज़रूरत की वजह से, due to that needness, that person brought to that shop in the first place. Ray asked, how much do you need for this? अब वो बोलता है कि तुम्हें इसके कितने चाहिए। अब उसने, वो जो ओल्ड मैन था उसने ये पूछा था that how much you will give me for this, उस वॉच के लिए पूछा था। तो उसने क्या रिप्लाई दिया कि हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कि तुम्हें इसके लिए कितने पैसे चाहिए, तुम्हें इसके लिए क्या सम ऑफ मनी जो है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, तो उसके बाद क्या होता है, उसको जो रिप्लाई है वापस से आता है नोट पैड पे ही। तो रिप्लाई क्या होता है इसका, वॉट एवर इट्स वर्थ,
जितनी आपको लगता है, जितनी इसकी वैल्यू है, जितनी आपको लगता है कि इसके मिलने चाहिए, जितने इसके वर्थ हैं, उतने आप मुझे दे दो, दैट वॉट एवर इट्स वर्थ। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स। तो रे क्या करता है, उसका जो कैश बॉक्स उसके पास पड़ा होता है, जिसमें उसका कैश पड़ा होता है, वो वहां पे जाता है। तो उस कैश बॉक्स में से वो क्या कितने निकालता है, ही पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। तो वो क्या करता है, वहां से $50 का एक नोट लेकर आता है और उसको किसके हाथ में दे देता है, उस ओल्ड मैन के हैंड्स में दे देता है, उनको हैंड ओवर कर देता है, उनको पास कर देता है। As they shook hands, Ray looked into man's eyes. They seemed to say thank you. तो जैसे वो उसको जो पैसे देता है, तो रे को उसको ना इस तरह से लगता है, इट वॉज सीम्ड कि वो उसको क्या बोल रहा है, थैंक यू बोलने की कोशिश कर रहा है। रे लुक्ड इनटू मैन्स आइज, दे सीम टू से थैंक यू। तो जैसे वो उस मैन की आंखों में देखता है, तो जैसे उसने उसको $50 का नोट दिया, तो वो जैसे उसकी आंखों में देखता है, जैसे उसको टर्न करके बाहर जाना है, तो वो उसकी आंखों में देखता है, उसको ऐसा लगता है कि वो उसको थैंक यू बोल रहा है। They both knew the watch wasn't worth that much. अब ये चीज़ वो दोनों ही जानते थे कि जो वॉच थी, that wasn't worth that much, कि उसकी उतनी वैल्यू नहीं थी जितनी वैल्यू उसको मिल गई। उसको $50 का नोट मिल गया, लेकिन वो जो वॉच थी बहुत चीप थी, बहुत ही वी कैन से बहुत सस्ती वॉच थी, बहुत एक्सपेंसिव वॉच नहीं थी, कुछ स्पेशल नहीं था उस वॉच में, एक सिंपल सी बहुत ऑर्डिनरी सी वॉच थी। तो उसको पता था कि वो इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, बट स्टिल वो उसको देता है। बिफोर टर्निंग टू लीव, अब वो जो मैन है जाने से पहले वो क्या करता है, द मैन रोट, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। तो वो जो मैन है अपना $50 का नोट लेकर, दोनों जानते हैं कि उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी उस वॉच की, लेकिन स्टिल जो उसकी मैन की आईज होती हैं वो ये उसको कह रही होती हैं कि थैंक यू। तो लास्ट में वो जस्ट बिफोर डिपार्ट, तो वो क्या करता है, जो ओल्ड मैन होता है वो उस नोट पैड पे लिख देता है दैट आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, कि मैं वापस से दोबारा यहाँ पे वापस आऊँगा इस वॉच को दोबारा से लेने के लिए, जितना जल्दी मैं हो सकता है उतनी जल्दी मैं इस वॉच को दोबारा वापस लेकर जाऊँगा। So as soon as I can. At the last, he wished Ray क्या बोलता है उसको, मैरी क्रिसमस। तो वो रे को विश कर देता है कि मैरी क्रिसमस। The little story ended on a half hour with the clock striking all together. अब क्या होती है, इतनी स्टॉक्स which were continuously ticked on, तो क्या होता है, ये जो छोटी सी स्टोरी थी ये हाफ एन आवर में फिनिश हो जाती है, और ये हाफ एन आवर में जैसे फिनिश हो जाती है विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुक्ड ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल। जो टाइम पीसेस थी वो ऐसे लग रहा था कि इफ जस्ट फॉर अ वाइल वो सारे साइलेंट हो गए। rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear him. तो जैसे वो चले जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो रे है वो भी उनको सुन सकता है। Their sweet musical message was filled with hope. और उनका जो बड़ा स्वीट सा एक म्यूजिकल जो मैसेज था, it was filled with the hope. और वो क्या मैसेज था? The timeless message of peace on earth, goodwill towards all. अगर हमारे में कुछ गुडविल है, कुछ अच्छा करने की जैसे क्षमता है या शक्ति है, तो हम जो है एक पीस को ही हमेशा चूज करते हैं अर्थ पे, और हमेशा पीस ही रहेगा। अगर हम जैसे रिवेंज पे आ जाएं तो वहाँ पे हम कभी भी पीस ऑन अर्थ की कभी भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी नहीं हो पाएगा। Was felt by the three men who stood in the old clock shop. ये जो लास्ट मैसेज था, पीस ऑन अर्थ, गुडविल टूवर्ड्स ऑल, टूवर्ड्स एवरीथिंग। इट वॉज फेल्ट, कितनों ने महसूस किया? जितने भी वो तीन मैन जो थे उस ओल्ड क्लॉक शॉप पर खड़े थे, उन सब ने ये चीज़ को फील किया कि अगर सपोज अगर हम भी ऐसे किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्टली हमें
थोड़ा काम होके उस चीज़ को सोचना चाहिए, रेदर देन कि हम उसको उसके एक्शन को एकदम रिएक्शन में बदल दें। एकदम रिएक्ट करने से पहले वी ऑलवेज शुड थिंक अबाउट इट, कि जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन ये तो एक सिचुएशन हो गई, लेकिन ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं और हमें हर सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले वी ऑलवेज शुड थिंक, एंड मोर ओवर उसके जो सर्कमस्टांसेस होंगे, उसके जो रिजल्ट्स होंगे, उसके बारे में भी हमें पहले सोच लेना चाहिए। सी अब जैसे वो जो रॉबर्स थे, वो ऑफ कोर्स सी बात है, वो रॉब करने ही आए थे शॉप पर, लेकिन जस्ट उसकी काइंडनेस की वजह से किस तरह से उसने उस चीज़ को संभाला, किस तरह से रे ने उस चीज़ को मैनेज किया, उस सिचुएशन को संभाला, जो कि वहाँ पे रॉब करने आए थे, तो वो क्या करके गए, एकदम खुशी से गए। कहीं ना कहीं रे को ये पता था कि वो नीड में है, इसलिए उन्होंने उसकी हेल्प भी कर दी, और उनको साइड बाय साइड ये भी पता चल गया कि ये एक वे आउट है, सिर्फ यही एक वे है जिससे हम इस बैड सिचुएशन से बच सकते हैं विदाउट एनी लॉस एंड विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। सो हमें भी इस चीज़ को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि अगर भी हमारे कोई भी सिचुएशन आती है तो हमें थोड़ा कामली, थोड़ा पीसफुली, हमें थोड़ा सोचना चाहिए। एकदम से हमें अपने गुस्से की वजह से उस चीज़ को और भी ख़राब नहीं करना चाहिए। So next comes to our NCERT solution. Now we will do the NCERT solutions. That was all about our short story. First question is, what made Ray think the visitor was not really a shopper? तो ऐसी क्या चीज़ थी जिससे रे को पता चल गया कि वो जो शॉपर नहीं है, वो जो कस्टमर नहीं है। Ray's old, wise eyes understood that the visitor who arrived at the late hour was not really a shopper. There was no friendliness in the visitor's eyes. तो वो जो रे था, उसकी जो ओल्ड थी, वाइज आइज थी, वो समझ गई थी कि ये शॉपर नहीं है। इवन दो वो तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन था, अगर हम भी अगर चलो अगर देखें तो कहीं ना कहीं अगर हमें फ्रेंडलीनेस शो नहीं हो रही है, एक छोटा सा साइन भी नहीं मिल रहा है फ्रेंडलीनेस का, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि वो पर्सन जो है कोई चीज़ बाय करने के लिए तो नहीं आया होगा, ऑफ कोर्स ही बात है। तो उसको इस तरह से पता चलता है कि देयर वाज नो फ्रेंडलीनेस, उसकी जो आइज थी उसमें कोई फ्रेंडलीनेस नहीं थी। Why do you think he had come to the shop? तो वो शॉप पे क्यों आया होगा? हमें क्या लगता है इस स्टोरी से देखकर हमें क्या समझ में आता है कि वो जो ओल्ड मैन था, जो दो मैन थे, वो शॉप पे क्यों आए होंगे? So your answer is, I think he had came to the shop to rob the shop. उस दुकान को, उस शॉप को लूटने के लिए आए थे, उनका जो सामान है, पैसे हैं, वो चुराने के लिए आए थे। He was in urgent need of money. So might भी ऐसा हो सकता है कि उनको पैसे की ज़रूरत होगी, तभी वो वहाँ पे आए थे। एंड एट लास्ट उसने जो अपनी रिस्ट वॉच थी वो भी उनको दे दी। इट मीन्स इससे क्लियरली हमें पता चल जाता है दैट पर्सन नीड्स मनी, तो उसको पैसों की ज़रूरत थी। हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम? अब जो रे है उसने किस तरह से वो जो ओल्ड मैन था उसके साथ कम्युनिकेट किया। एज रे वॉज डेफ, अब जो रे था वो डेफ था, उसको सुनता नहीं था, तो क्या होता है, ही कम्युनिकेट विद हिज विजिटर थ्रू नोटपैड एंड अ पेन। एज कि वो सुन नहीं सकता था जो रे था, इसलिए उसने एक नोटपैड और पेन की हेल्प से कम्युनिकेट किया उस पर्सन से, उस ओल्ड मैन से। What do you think the man said to his friend who waited at the door? अब हमें क्या लगता है कि वो जो मैन है, जब वो उसने जब नोटपैड और पेंसिल जो है अपनी तरफ लेकर उसने कुछ लिखा वहाँ पे कि मे आई हेल्प यू, तो क्या लगता है उसने टर्न कर अपने फ्रेंड को क्या बोला होगा? Who waited at the door? The man would have said to his friend who waited at the door that the shop owner was deaf. तो ऐसा हो सकता है कि उसने वहाँ देखकर उसको कुछ ना कुछ साइन किया हो कि जो शॉप का ओनर है वो डेफ है, वो सुन नहीं सकता। Ray was not a pawnbroker. Why then did he lend money to people in exchange for their old watches and clocks?
दो कि जो दैट रे वॉज नॉट इवन अ पॉन ब्रोकर, तो फिर भी वो क्यों लेंड करता था मनी लोगों से इन एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉचेस एंड क्लॉक्स। उनकी पुरानी जो वॉचेस हो गई, वॉल क्लॉक हो गई, चाहे रिस्ट वॉच हो गई, उसके एक्सचेंज में वो उनको क्यों पैसे जो है वो देता था। रे वॉज अ वेरी काइंड पर्सन। अब जो रे था बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही काइंड पर्सन था। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, समवन हु लेंड्स मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ एन आइटम, बट ही ऑलवेज हेल्प पीपल इन नीड। देखो वो जो पॉन ब्रोकर होते हैं वो कुछ इंटरेस्ट भी डालते हैं, इंटरेस्ट के साथ वो एक जो आर्टिकल होता है, कोई चीज़ होती है, उसको रखते हैं और उसकी सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी उस चीज़ को रखते हैं। फिर उनको कुछ पैसे, जो जितनी भी उनको रिक्वायरमेंट है, जितना भी वो वर्थ है वो चीज़, उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे देते हैं। बट वो तो पॉन ब्रोकर थे ही नहीं, तो फिर वो क्यों रखते थे? वो सिर्फ इसलिए रखते थे सो दैट ही कैन हेल्प पीपल दोज हु आर इन अ नीड। तो वो इसलिए करते थे, बट ही ऑलवेज हेल्प्ड पीपल इन नीड। तो वो हमेशा लोगों की हेल्प करते थे जिनको नीड होती है, जो नीड में होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है हेल्प की। दैट्स वाई ही लेंट मनी टू पीपल इन एक्सचेंज ऑफ देयर ओल्ड वॉचेस एंड क्लॉक्स, कि वो जो पुरानी वॉचेस होती हैं, क्लॉक्स होती हैं, उसके बजाय भी वो उनकी हेल्प करता था। वो इतना काइंड पर्सन था। The watch was nothing special and yet had great powers. In what sense did it give great powers? अब यहाँ पे हमें ये बोला गया था, स्टोरी में ये एक लाइन आई थी कि जो वॉच है इट हैड नथिंग स्पेशल बट इट ऑल्सो हैड सम स्पेशल पावर्स, कि वो जो वॉच है उसमें कुछ खास नहीं था, दो इट वॉज नॉट इवन एक्सपेंसिव वॉच बट स्टिल इट हैड स्पेशल पावर्स। तो कैसे उसमें स्पेशल पावर्स थी, ग्रेट पावर्स थी, हम ये कह सकते हैं। सो द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। अब जो वॉच है स्पेशल नहीं थी बट उसमें पावर्स थी। इट हैड ग्रेट पावर्स इन द सेंस दैट इट सेव्ड रे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिजिकल इंजरीज ही वुड हैव हैड टू फेस फ्रॉम द लेट आर विजिटर्स। तो कहीं ना कहीं वो जो अगर वो आते तो कहीं ना कहीं उसको फिजिकल इंजरी भी हो सकती थी, अगर वो सीधा उनको मना कर देते या फिर सीधा एकदम से रिएक्ट कर देते कि हाँ तुम कौन हो, या अगर हम उनसे बिल्कुल लड़ाई पे आ जाए तो उसने जस्ट टू अवॉइड एनी फिजिकल इंजरीज उसने क्या किया, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को भी इवन सेव करने के लिए फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिजिकल इंजरीज ही वुड हैव टू फेस। अब इतनी रात को अगर कोई विजिटर आया है तो हो सकता है कि उसको भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ जाता। सो जस्ट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग्स उसने क्या किया, इट सेव द विजिटर्स फ्रॉम कमिटिंग अ रॉबरी। तो एक पर्सन को रॉबरी कमिट करने के लिए भी उसने कहीं ना कहीं उस पर्सन को भी सेव कर लिया, खुद को भी कहीं ना कहीं एक फिजिकल इंजरी से उसने सेव कर लिया, किसी नुकसान से, कोई लॉस, कोई डिस्ट्रक्शन, कहीं से भी उसने सब जगह से उसने सेव ही किया। दे नीडेड मनी एंड दे गॉट इट बाय कीपिंग द वॉच एज अ सिक्योरिटी। अब हमें ये तो क्लियर हो गया था, अगर तो वो रॉब करते शॉप को तो वहाँ पे बहुत सारा लॉस होता शॉपकीपर का भी। मोर ओवर वो जो ओल्ड मैन है वो भी कहीं ना कहीं जो रॉबरी है उसको कमिट कर देता। तो उसने क्या किया, इनको सेव करके क्या किया उसने, वो जो वॉच थी इट वॉज नॉट दैट मच वर्थ, लेकिन फिर भी उसने उसको $50 नोट दिया उस वॉच के बदले में। और क्या किया, इस सिचुएशन से, इस जो बैड सिचुएशन है यही एक वे आउट था, और उसने सोचा कि यही एक वे आउट है जिससे हम बच सकते हैं। सो उसने एज की उसको मनी की भी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो गई, उसने रॉबरी भी कमिट नहीं की, और जो ओनर था उसको भी कोई नुकसान नहीं हुआ। सो ही केप्ट हिज वॉच एज अ सिक्योरिटी। तो उसने उसकी जो वॉच थी एज अ सिक्योरिटी रख ली और उसको पैसे जो है वो दे दिए। डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच? तो क्या हमें ऐसा लगता है कि वो जो मैन है वो कभी भी उस वॉच को लेने के लिए कभी भी उस शॉप पे दोबारा वापस आएगा? दो इट वॉज नॉट एक्सपेंसिव वॉच, इट वॉज वेरी चीप। तो वो इतनी सस्ती वॉच थी, वो वहाँ उसको दोबारा लेने के लिए क्या आएगा? उसने इवन लिख के भी गया था, ही इवन रोट डाउन कि ही विल कम बैक एज सुन एज ही कैन।
just to take away his watch back. So no, I don't think that the alderman would ever come back to pick up the watch. He received money more than the watch was worth. कि उतने वॉच के पैसे नहीं थे, उतनी वर्थ नहीं थी वो चीज़, उसकी जो वॉच थी, रिस्ट वॉच, लेकिन स्टिल उसको जो पैसे हैं उससे कहीं ज़्यादा मिले हैं, इसलिए हमें नहीं लगता, इवन आई डोंट थिंक सो दैट ही विल एवर कम बैक टू दैट शॉप अगेन, क्योंकि उसको इवन जितने की उसकी वॉच नहीं थी उससे ज़्यादा पैसे उसको रिसीव हो गए. 8th question is, when did the unfriendly face of the visitor turn truly friendly? कैसे वो जो एक अनफ्रेंडली था फेस था वो एक फ्रेंडली में बदल गया, एक ट्रूली फ्रेंडली में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, टर्न हो गया. The unfriendly face of the visitor turned truly friendly when he got a $50 note for his ordinary watch. जब उसको एक अपनी सिंपल सी एक ऑर्डिनरी वॉच के भी उसको $50 मिल गए, तब भी वो एक जो अनफ्रेंडली फेस था वो ट्रूली फ्रेंडली में टर्न हो गया. Both Ray and the older man knew that the watch was not worth that much money. अब वो जो ओल्डर मैन थे along with the Ray, they both know very well. अब वो दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो जो वॉच थी it was not worth, इतनी वर्थ नहीं थी जितनी उसको पैसे मिल गई. इट वॉज नॉट वर्थ दैट मच मनी. सो द ओल्डर मैन genuinely फेल्ट obliged फॉर रेज काइंडनेस. वो जो ओल्डर मैन था और जो रे था, उन दोनों को पता था कि वो वहाँ पे क्यों आया है एंड व्हाट विल गोइंग टू हैपन, कि क्या होने जा रहा था, बट स्टिल उसने एक सिचुएशन को संभाल लिया. और क्योंकि वो जो ओल्ड मैन था उसको भी पैसों की ज़रूरत थी, उसकी जो पैसों की रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो गई और उसने जो रॉबरी है उसको भी कमिट नहीं किया. रे को भी कोई इंजरी नहीं हुई, कोई भी नुकसान नहीं हुआ. सो इस तरह से उसने सिचुएशन को संभाला. और लास्ट में जो ओल्डर मैन था उसने जेन्युइनली फील किया कि वो जो रे है ही सच अ काइंड पर्सन, कि वो बहुत एक अच्छा इंसान है. So that's all about our story, about our chapter number 4 of class 6 from our supplementary reader, A Pact with the Sun, the old clock shop. And I think it was really a very nice story. And that's all for today. And along with that, we also have done with the question answers part, NCERT solutions. And that's all for today. In the next lecture, we will come up with some another topic, with some another story, with some another poem. So that's all. Thank you.